नमस्कार, नजरिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बजट पर। भारत सरकार का बजट 1 फरवरी को आने वाला है। क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आकांक्षाएं हैं आगरा वासियों की, आगरा के उद्योग व व्यापार जगत की, उस पर हम चर्चा करेंगे आगरा के उद्योग व व्यापार की शख्सियतों से। और सूत्रधार के रूप में यानी कि अर्थ विशेषज्ञ के रूप में मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सीए मोहन कुकरेजा साहब। आप सीए इंस्टीट्यूट के पूर्व अध्यक्ष हैं। सबसे पहले मैं आपको शहर की नामचीन हस्तियों से परिचय कराना चाहूँगा। मेरे दाईं ओर हैं कुलदीप कोहली साहब, अध्यक्ष हैं एफएम के और जूता उद्योग की एक बड़ी हस्ती हैं। फ्रेटर्निटी ऑफ आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग के अध्यक्ष हैं। और उनके साथ हैं दीपक शर्मा साहब, अब उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल आगरा से जुड़े हुए हैं और साथ ही आगरा गुड्स कैरियर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मेरी बाईं ओर हैं रजत अस्थाना साहब, अध्यक्ष हस्तशिल्प निर्यातक संघ आगरा, और आप स्टोनमैन के रूप में आगरा के हस्तशिल्प के एक बड़े एक्सपोर्टर हैं। और उनके साथ हैं अवधेश शिरोमणि साहब, आप महासचिव हैं होटल एंड रेस्टोरेंट ऑनर्स एसोसिएशन के। हम चर्चा करेंगे अपने शहर के उद्योग व्यापार जगत की शख्सियत से कि बजट से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या आकांक्षाएं हैं। और इस कार्यक्रम को मैं अब सौंप रहा हूँ अपने सहयोगी मोहन कुकरेजा साहब, सीए मोहन कुकरेजा साहब। जी कुकरेजा जी। धन्यवाद दीक्षित जी। देखिए, आज हम बजट पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बजट होता क्या है और 2024 में क्या ये वही बजट है जिसका हमें इंतजार है। सरकार हर साल यूनियन बजट लेकर आती है जिसमें वो अगले साल के अपने खर्चे और अपनी रिसीट्स को एक तरीके से प्रोजेक्ट करती है और जनता के लिए क्या वो करने वाली है ऐसा कुछ बताती है। लेकिन हर 5 साल में एक बार एक ऐसा बजट आता है जो कि फुल बजट नहीं होता है। फुल बजट नहीं होता है का मतलब क्या हुआ? ये बजट, कई लोग इसको इंटरिम बजट बोलते हैं, लेकिन अगर हम टेक्निकल बात करें तो ये इंटरिम बजट भी नहीं है। इसको बोला जाता है, जो इलेक्शन से पहले बजट होता है, इसको बोला जाता है वोट ऑन अकाउंट। इसमें सरकार इस साल से लेकर, यानी पिछले बजट से लेकर इस बजट तक जो खर्चे हुए हैं उसका ब्यौरा देती है और आगे नई सरकार बनने तक के खर्चे, जिससे कि सरकार का कामकाज चलता रहे, वो देती है। लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है कि आगे 2024 में कुछ ही महीनों में इलेक्शन है, तो इस वोट ऑन अकाउंट में कई बार लोक लुभावन बहुत सारी घोषणाएं भी आ जाती हैं और बजट को पूरी तरीके से बजट के रूप में पेश करने की कोशिश भी की जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आगरा को क्या परेशानियां हैं, व्यापार को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, और किस तरीके से आगरा को क्या अपेक्षाएं हैं बजट से, इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत करना चाहेंगे। कुलदीप जी, आपके साथ। आप जूता उद्योग से ताल्लुक रखते हैं। जूता उद्योग में और उद्योग एट लार्ज जनरल भी क्या परेशानियां हैं ईज ऑफ डूइंग को लेकर, और क्या जूता उद्योग में टैक्स को लेकर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और आपकी क्या अपेक्षाएं हैं इस बजट से एज अ बिजनेसमैन? थैंक यू मिस्टर कुकरेजा। देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर हम लड़ते रहेंगे कि अंडा पहले आया है या चूज़ा पहले आया, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। तो मेरा मानना यह है कि हमारा व्यापार तभी बढ़ सकता है जब मेरे बायर के पास एक बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया बीइंग वी आर जस्ट पुटिंग आवर फुट फॉरवर्ड फॉर अ डिजिटल बेस। मोदी जी हमारे बोल रहे हैं साहब कि डिजिटल डिजिटल डिजिटल। तो मेरा सबसे पहला बोलूँगा कि जितना भी आने वाला हमारा यूथ है, टुडे वी आर द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो जो आने वाला जो यूथ है जो कि डिजिटल बाइंग करता है, या आज मेरा ऑफिस जो है पूरा ऑटोमेशन पे हुआ है या XYZ किसी का भी हुआ है, तो उस खर्चे के ऊपर सबसे पहले तो हमको डिडक्शन दी जाए, जो कि जितनी भी हम अपने डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में, बिजनेस में, उसके ऊपर हमको छूट दी जाए। दूसरा, जितना मेरा एम्प्लॉयज़ है, जो HRA में डिडक्शन 50% मिलता है, जो कि आज की डेट में लिमिटेड है सिर्फ मेट्रो सिटीज में, दैट इज दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा एंड चेन्नई। दिस शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल ऑफ द कंट्री पार्ट्स, सो दैट कि किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जिससे कि उनके पास एक अच्छी पावर मिल जाए, दे आर एबल टू सेव मनी एंड इवेंचुअली स्पेंडिंग मनी ऑन मे बी शूज, मे बी क्लॉथ्स, मे बी एनीथिंग। तो वहां पे अगर हम अपने बायर को बड़ा करें, उनके साथ साथ सप्लायर भी बड़ा होएगा। और डेफिनेटली वो रही टैक्स की बात, तो मैं भी एक वो छोटी सी बात हर आदमी बोलता है कि साहब हमें इनकम टैक्स में छूट मिले और हमारा जो नीचे जो बायर है उसको कुछ फायदा होएगा। तो जितना पैसा वो बचा पाएगा टैक्स से,
टैक्स डिडक्शन से या सब्सिडीज से वो, और पिछले बजट में मुझे याद है PLI स्कीम लगाई गई थी। तो PLI इज़ लाइक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। मेरे को नहीं लगता कि ग्राउंड लेवल पे आज की डेट में आगरा में शायद 50 लोगों को भी पता होगा कि PLI स्कीम क्या होती है। तो एक PLI स्कीम अगर कोई भी सब्सिडी लगाई जाती है, दैट शुड रीच टू द पर्टिकुलर इंडस्ट्री। सबसे नीचे वाले आदमी के पास भी वो अगर पहुंचेगी तो ही कंट्री बड़ी होएगी। दैट इज माई रिव्यू। थैंक यू। तो आपने टैक्स की छूट की बात की और ये कहा कि अवेयरनेस को और बढ़ाया जाए, जो बजट में चीज़ें आती हैं उसकी अवेयरनेस को और बढ़ाया जाए। हम आगे बढ़ते हैं। शिरोमणि जी, आप होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरा आपसे पूछना ये है कि आगरा में, जिसको टूरिस्ट हब कहा जाता है, विदेशी पर्यटक भी बहुत आते हैं और देश से भी बहुत पर्यटक आते हैं। मेरा आपसे पूछना ये है कि आपके जो इंडस्ट्री है उसमें ऐसा क्या आपको लगता है कि आज के समय में जो जरूरत है, नीड ऑफ द आवर है, और टैक्सेशन को लेकर आपकी क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर आपको लगता है कि ये चीज़ अगर बजट में आती है तो आगरा को और टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री एज अ होल जो है वो फायदा होने वाला है? जो बात आपने रखी, पहले हम कई टाइम से देखते आ रहे हैं, आगरा एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ताजमहल वैसे भी रहता है, लेकिन कुछ टाइम से आप देख रहे हैं कि कुछ सरकार की भी मानना है कि देखिए आध्यात्मिक नगरी होने के नाम से ट्रायंगल उन्होंने घुमाया हुआ है। तो आप देखें आगरा का डाटा उठा के देखते हैं तो पिछले दिसंबर और जनवरी में टूरिस्ट काफ़ी कम रहा है। और उसी कड़ी में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो भी शहर का या इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए जो बजट टूरिस्ट होता है वो बहुत बड़ा अपने आप में एक हिस्सा रखता है, चाहे वो व्यापार में हो, कुछ भी हो। अभी GST जो लगाया है वो हमारे यहाँ पहले 1000 से नीचे नहीं था, उसको उन्होंने 0 से शुरू कर दिया। तो जो बजट इंडस्ट्री के बारे में जो आदमी घूमने वाला है, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हो चाहे इंटरनेशनल टूरिस्ट हो, एक बजट होता है 500 से 800 रुपये तक जो घूमेगा, उसका 5-7 हज़ार रुपये टूर करके आ जाएगा। लेकिन जो स्टार्टिंग से लगा दिया 12%, आप जाएंगे तो 12, 18, 28 है, 5 स्टार में जाएंगे वो 18 की रैंक लिस्ट है। वहाँ जो जाता है वो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है कि मेरे को 1 लाख का बिल देना, चाहे 10,000 रुपये से कोई नहीं, क्योंकि वो खर्च करने जा रहा है। यहाँ क्या होता है, जैसे गेस्ट हाउसेस हैं इस समय, बजट होटल्स हैं, उनमें क्या है, एग्जाम देने वाले बच्चे भी आते हैं, हॉस्पिटलिस्ट वाले भी आते हैं, जिनके ऊपर प्रॉब्लम होती है। छोटा टूरिस्ट आदमी आता है घूमने के लिए, आगरा दर्शन मथुरा करने आया, कहता मैं आगरा भी साथ में करता चलो, तो उसका बजट सारा गड़बड़ा जाता है। तो सरकार से हमने पहले भी काफ़ी अपेक्षाएँ की थी कि इसको 1000 से बढ़ा के 2000 के बाद लगाया जाए, लेकिन वो उल्टा हो गया, वो 0 से स्टार्ट हो गया। तो मेरा मानना है अगर इसको बढ़ाया जाएगा लिमिट को, या 2%, अगर कुछ सरकार की ऐसी नहीं है तो कुछ मिलती रहे, तो 2%, 3% कुछ ऐसा स्लैब निकाला जाए जिससे बजट भी सर्वाइव करे। क्योंकि कोविड के बाद जो भी हम देख रहे हैं, इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिला। हम कह रहे हैं इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सफर कर रही है। मैं होटल इंडस्ट्री की बात करूँ तो आप देखेंगे बाकी जो बड़ी मछलियाँ कहना चाहिए 5 स्टार और 3 स्टार्स, बजट के नीचे के कामों को उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया है। आज आप देखेंगे तो जो प्रोग्राम्स बैंक्वेट्स में होते थे, गार्डन्स में होते थे, आज होटल्स में होते हैं। वो जो 5 स्टार्स वगैरह जो सारा बिजनेस है उनको मिल गया है। तो जहाँ छोटा बिजनेसमैन था, जो छोटा बजट वाला था, वो सफ़र कर रहा है। आज हम देखते हैं, सरकार देखती है कि साहब जितने चाहे अयोध्या से रिकवरी मिल रही हो, चाहे मथुरा से मिल रही हो, चाहे उज्जैन से मिल रही हो, कुछ भी मान के चले, लेकिन उसको ये देखना होगा जो टूरिस्ट प्लेस हैं जो पहले डेवलप थे, उनके लिए कोई ना कोई पर्यटन पॉलिसी है या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लेके आने होंगे जिससे कि वो सर्वाइव कर सकें। ठीक है, तो आपका कहना शायद ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम सस्ते होटल्स के टैक्सेशन को लेकर जो है हम उसको सस्ता करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनका बजट जो है लिमिटेड होता है उसको करें। इसमें एक और भी विषय है कि हम लोग देखते हैं कि जब भी कभी लॉन्ग वीकेंड्स आते हैं या ऐसा मान लेते हैं कि अभी जैसा अयोध्या में भी इस तरह का एक इवेंट हुआ, तब होटल्स या रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वो फुल जैम हो जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से भर जाते हैं। तो उस समय भी जो है वो होटल्स के जो रेट्स होते हैं या जो उस पर जो चार्जेस वगैरह हम लोग लगाते हैं, तो उसके लेकर आपके एसोसिएशन में या किस तरह की बात होती है कि आने वाले को कोई परेशानी ना हो, अगर हम सुविधा ज़्यादा देंगे तो शायद व्यक्ति जो है ज़्यादा पैसा देने को भी तैयार हो जाए? नहीं, एक चीज़ बड़ा दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक रश आना टाइम अलग होता है, जैसे लॉन्ग वीकेंड पड़ा तो वो महीने में कितनी बार आते हैं, 2 महीने 3 महीने में 1 बार 3 बार चाहे आ गया। आपको डेली का जब तक रेवेन्यू नहीं मिलेगा, जो हमारे स्टाफ है, लॉन्ड्री है, जो फिक्स एसेट्स है, जैसे बिजली है, टोरेंट की बिजली है, किसी भी चीज़ की है, उसके खर्चे हमारे अगर मान के चलिए आप 20 लाख रुपए कोई अर्निंग बजट करने वाला है, अगर वो कमा रहा है तो उसका अगर खर्चे निकाल के देखेगा तो उसमें बिजली, पानी और स्टाफ जो उसके पास सबसे ज़्यादा होता है,
अब जैसे सब्सिडी को लेके चले जाए तो बिजली का जो आजकल हमारा बजट आता है कि 20 कमरे वाले को लेकर चलो, उसका 40 से 45 हज़ार बिजली का बिल आता है, 60 हज़ार बिजली उसका चला गया स्टाफ का। तो अगर वो देखना चाहे सैलरी पर्सन के बराबर भी नहीं बचा पाता, वो लगा देता है। अब आप कह रहे हैं कि साहब दूसरे को अगर हम ज़्यादा देंगे तो लोग ज़्यादा आएंगे, वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर हम उस टैक्सेशन को लेवल को कम कर देंगे और चारों तरफ से जब वो आएगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू गवर्नमेंट को रेवेन्यू घटना नहीं है, वहीं की वहीं, लेकिन जब फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो टूरिस्ट का मूवमेंट ज़्यादा होगा। हाँ, इसमें खैर कोई दो राय नहीं है कि जब भी टैक्स रेट्स को कम किया जाता है तो टैक्स बेस जो है वो हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है। मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। ऐसा जूते के साथ भी हुआ था, जब 18 से 12 किया गया था और फ्लैट करा गया था, तो तब हमारी फुटवेयर मार्केट से इनवॉइसिंग जो है वो की जो नंबरिंग है वो काफ़ी स्केल हो गई थी। और अभी आज की डेट में 5 और 12 चल रहा है। तो आप ये समझो कि किसी ने अगर 125 रुपये की मजदूर ने चप्पल लेनी है तो उसको 12% के हिसाब से आपको 16-17 रुपये का टैक्स देना पड़ रहा है। तो उसके ऊपर इतना कहाँ हम लोग पुअर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके ऊपर एक 18 रुपये की ओवर लाइबिलिटी उसको लगा रहे हैं कि भाई तेरी 100 रुपये की चप्पल पे 12 रुपये सरकार मांग रही है। तो वी शुड थिंक देयर कि नीचे एक 500 रुपये से नीचे तो कम से कम जीएसटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। होटल्स पे हो या कोई भी एक कमोडिटी हो, वी शुड हैव दैट ग्राफ कि हाँ भाई होटल में ये रेट का जो बजट होटल है, जूते में ये, कपड़े में, वहां पर एक स्ट्रेट फॉर्मूला होना चाहिए कि दिस शुड बी आउट ऑफ जीएसटी एंड दिस इज ऑन जीएसटी। देखिए, चाहे बजट हो, चाहे सरकार जब जीएसटी काउंसिल जब बैठती है और टैक्स लगाने के लिए सोचती है तो हमेशा इसी बेस पर सोचती है कि क्या चीज़ नीड की कैटेगरी में आती है, नेसेसिटी की कैटेगरी में आती है और क्या है जो कि लग्जरी में आती है। तो हो सकता है कि होटल इंडस्ट्री को लेकर जो अभी बात हो रही थी, क्योंकि ये एक घूमना जो है वो चॉइस है मेरी, तो हो सकता है सरकार का ये मानना हो कि नेसेसिटी पर जो है टैक्स कम लगाया जाए और जो लग्जरी मानते हुए उस पर थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा लगाया जाए। आगे बढ़ते हैं। आगरा जो है वो ताजमहल का शहर है। रजत जी, आप जो है वो हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और आप यहाँ से विदेशों को माल बेचते हैं और लोग जो विदेशी यहाँ आते हैं वो यहाँ आके हैंडीक्राफ्ट के आइटम खरीदने की कोशिश करते हैं और हैंडीक्राफ्ट एक, जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ा हब जो है बनता चला जा रहा है, ये वाला अगर हम बात करें तो इस तरफ। तो आपको क्या लगता है कि जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस है अपना, इसको लेकर सरकार, एक्सपोर्ट को लेकर और डोमेस्टिक भी, इसको लेकर सरकार का रवैया कैसा है और बजट में क्या ऐसी चेंजेस आप एक्सपेक्ट करते हैं जो आपके व्यापारियों के लिए अच्छा रहे? नमस्कार मोहन जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हैंडीक्राफ्ट जो है वो एग्रीकल्चर के बाद इंडिया का दूसरा ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, जिनको रोजगार मिलता है। कुटीर उद्योग भी सबसे ज़्यादा इसी में है और दुर्भाग्य ये है कि हमारा हैंडीक्राफ्ट वैसे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, लेकिन टेक्सटाइल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हैंडीक्राफ्ट को नहीं मिलती हैं। तो ये डिफरेंट माध्यम से हमने गवर्नमेंट को बताने की कोशिश भी करी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बात सुनी जाएगी। जहाँ तक बात है कि इस बजट को लेके आपका जो सवाल है, मैं आपको बताऊं कि जब ट्रंप महोदय थे तो तब हमारे पास में एक जीएसपी, जनरलाइज प्रेफरेंस सिस्टम करके एक प्रोजेक्ट वो था, प्रोग्राम। उस पर अगर वो इंडिया से जा रहा है तो अमेरिका में जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम लगती थी या जीरो होती थी, वो उन्होंने खत्म कर दिया और उस पर टैक्स लगने लगा। तो जो वो टैक्स लगने लगा तो उस पर दो ऑप्शंस थे कि उनकी रिटेल बढ़ नहीं सकती तो आप उस पैसे को शेयर करो। तो ज़्यादातर एक्सपोर्टर्स ने क्या किया कि भाई अगर 4 रुपये लग रहे हैं तो 2 रुपये हम दे देते हैं, 2 आप दे दो, काम खत्म। तो वो एक पॉइंट था जहां गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। दूसरी चीज थी कि प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट पर इंटरेस्ट सबवेंशन था और वो सबवेंशन इन्फ्लेशन की वजह से जब उस पर टैक्स, जब आपकी लोन की जो टैक्स, जो इंटरेस्ट रेट थी जो बढ़ने लगी, तो जो रेपो रेट के से लिंक है, तो रेपो रेट से लिंक की वजह से क्या हुआ कि जब इतना इन्फ्लेशन की रेट इन्होंने बढ़ा दिया उस पर इंटरेस्ट, तो जो हमारे पास 2.5-3% पड़ता था वो 7.5-10 के आसपास हो गया। तो आप सोचो कि अगर 3% के, मैं सुनने में आया कि शायद गवर्नमेंट इसको इस बार 5% कर दे, तो शायद नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो अगर 5 भी कर देगी देन ऑल्सो वो 5% पड़ने लगेगी 7 की जगह।
तो पहली चीज तो यह है कि हम 2.5 पे कहां पड़ती थी, और अगर 5 करने के बाद भी 5 पड़ेगी तो 2.5% से हम ज्यादा हैं। ये एक एरिया है जहां पे गवर्नमेंट को हमें मदद करनी चाहिए। तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा मोहन जी, कि हमारे हिंदुस्तान में लोग छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगा के काम कर रहे हैं, और बड़े जो नजरिया है वो ये है कि भाई हमारा कारोबार चले, हमारे फैमिली बेस्ड ज़्यादातर बिजनेसेस हैं, सरवाइव करें किसी तरीके से, और यूनिट फैमिलीज के लोग हैं, ज़्यादा जॉइंट परिवार में कम है। और उसका सबसे बड़ा नेगेटिव क्या है कि आपका जो व्यापार का छोटा सा एरिया है, तो आप जरा सी जर्क लेने की पोजीशन में नहीं रहते हो। आपने 2, 5, 10 करोड़ रुपए बैंक से लेके और अपनी जमा पूंजी से लगाए, और भगवान ना करे कोई कारोबार में अगर आपकी ऊंच नीच हुई तो आप सड़क पे आ गए। तो सरकार का इस पे एक कम से कम कुछ इस तरह की सामाजिक स्थिति होनी चाहिए कि भाई आदमी ने अगर 10 करोड़ रुपए लगाए हैं या मिनिमम इतना लगाया है, तो कम से कम कुछ तो उसको गारंटी मिले उसके जीवन की, उसके कुछ सोशल अकाउंटेबिलिटी कुछ तो मिल रहा है, जिससे कि भाई आप टैक्स दे रहे हो, आपका टैक्स का 0.25% ही हर साल अगर आपके नाम में जमा हो गया, तो भाई टैक्स में दे रहा हूं, मेरा टैक्स मैं देता जा रहा हूं, मेरे कमा रहा हूं, दे रहा हूं, घाटा हो गया वो आपका। तो यहां सपोर्ट की जरूरत है, जो मुझे लगता है हो। एक चीज और है, पहले हमारे को एमएसएमई उसमें एमएसई वो मिलता था इंसेंटिव, वो उस पर क्या हुआ कि वो WSO कंप्लायंस नहीं थी। उसमें जो WTO कंप्लायंस होता ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे इंडिया के खिलाफ अमेरिका ने कंप्लेन करी कि भाई ये वो अपनी MEIS स्कीम में अपने एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट दे रहे हैं और ये एक्सपोर्टर्स सस्ते हो रहे हैं, तो इससे इंटरनेशनल जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने WTO के दबाव में वो स्कीम विड्रॉ कर ली, और उसके बाद उस जैसी कोई स्कीम नहीं आई। तो हम जो प्राइस कोट कर चुके थे वो कंसीडर करते हुए कि भाई यहाँ पे MSME में इसमें 5% मिल जाएगा, और वो अब गायब हो गया। तो आप ये देखो कि 2.5% की इंटरेस्ट वहां बढ़ गई, 5% जो गवर्नमेंट हमें देती थी एक्सपोर्ट के ऊपर सीधा फ्लैट, वो खत्म हो गया। GSP पे हम 2% शेयर कर रहे हैं। और तीसरी चीज आ गई आपका एक RODTEP, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट। मेरी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग वो 3.5% है। बैलेंस शीट में सब कुछ है, गवर्नमेंट को सब पता है, लेकिन वो दे 1% रहे हैं। तो मेरा सरकार से कहना यह है कि आप मालिक हो, लेकिन हमारी जो तकलीफें होंगी हम किससे कहेंगे। तो आपको ये जरूर देखना है कि टैक्स लिए जाएं, लेकिन टैक्स ऐसे लिए जाएं जो सपोर्टिव भी हो, जस्टिफाई हो। ऐसा ना हो कि मैं आपको दे रहा हूं 3.5 और मुझे आप 1% दे रहे हो, तो मत दो। तो क्यों आपने ऐसी स्कीम लगाई हुई है? तो और ये बैलेंस शीट के आधार पर बात हो रही है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं मोहन भाई, जो कि आपके माध्यम से, मून टीवी के माध्यम से, अगर वैसे तो बजट बन ही चुका होगा और जो, लेकिन कुछ इस तरीके के विचार होने चाहिए, सरकार की तरफ से सहयोग होना चाहिए जो बेनिफिट इंडस्ट्री को मिले। बहुत अच्छी बात रजत जी आपने कही, और आप मुझे भी एक बहुत पीछे ज़माने में ले गए, जहाँ सरकार एक समय था आज से 20 साल पहले, जब इनकम टैक्स में एक सेक्शन हुआ करता था 80 HSC और B, उसमें इनकम टैक्स की 100% रिबेट जो है मिला करती थी एक्सपोर्टर्स को। लेकिन तब जो है सरकार को जो है फॉरेन रिजर्व्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, समय कुछ और था। तो सरकार जो है ना सिर्फ फिजिकल बेनिफिट जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अभी अपने को मिलते हैं, उसके अलावा सेंट्रल से भी इनकम टैक्स जैसी छूट देती थी, लेकिन वो आज नहीं देती। मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये इकोनॉमी के बूस्ट होने का प्रतीक है, 600 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है। यस, तो ये रीजन है। हाँ, तो या तो ये फॉरेन रिजर्व हमारा इतना बढ़ गया है कि सरकार को अब ये लगता है कि अब हमें जो केवल इस बात पर ध्यान रखना है कि जहाँ जिस सेक्टर सरकार जो अब कर रही है वो ये कर रही है कि जो सोशल सेक्टर है, जैसे हमारे किसान भाई हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी देनी है, उनको अगर कोई पेंशन देनी है तो वो उसके लिए स्कीम लाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि जो हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहा है उस हिस्से से कंट्रीब्यूशन और बढ़ाया जाए। मैं मोहन भाई इसमें आपको एक चीज कहना चाहूंगा, टैक्स पे मेरे को नहीं लगता कि हमें इसको फोकस करना चाहिए कि हमें टैक्स में रिलैक्स करो, बिल्कुल मत करो। जो आपका टैक्स है बिल्कुल ठीक है। बिजनेस एज अ बिजनेस में आपको, अब मुझे आप एक बार बताओ साहब, मैं
ईआरपी लगाऊं या कोई बिजनेसमैन ईआरपी लगाए, बिजनेस का असली प्रॉफिट है आपकी लीकेजेस को अगर आप रोक लो तो, और लीकेज तभी रुक सकती है जब आपके पास में एक बढ़िया ईआरपी सिस्टम हो। अब ईआरपी सिस्टम अगर आप लगाओगे तो गवर्नमेंट की तरफ से उस पर 100% सब्सिडी होनी चाहिए। अगर मैंने एसएपी लिया हुआ है, 1 करोड़ रुपए की फीस है 1 साल की, 1 करोड़, और अगर आप लाइसेंस लोगे वो अलग, डेवलपमेंट अलग, तो कुल मिला के बिजनेस को हम टैक्स में कोई हमें शिकायत नहीं है। शिकायत ये है कि आप हमें सपोर्ट करो। आपके पास में स्किल मैन पावर तो नहीं है, आदमी को आप रखोगे और पहले उसे सिखाओगे और सीखने के बाद में वो आपसे कहेगा भाई साहब आपका बिजनेस तो नहीं चला रहा हूं, तो आप मुझे कुछ पैसे दो, नहीं मैं जा रहा हूं। आपकी एक बात बीच में बोलूंगा कि इंडिया इज द बिगेस्ट मैन पावर ऑफ द वर्ल्ड, एंड जो सबसे ज्यादा HNI मूव करता है किसी कंट्री से बाहर, वी आर लीडिंग इन दैट। इसका मतलब ये है ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारे लोग जा रहे हैं। के अलावा इसका मतलब ये है कि जो भी HNI है whose income is like 10 crores above, तो वो he is not happy to live here, he wants to go out, वो दूसरी और कंट्री में रहना चाहता है, क्योंकि उसको समझ आ रहा है कि भाई अब मैं यहाँ से मेरे को जाने का टाइम आ गया। तो 1.5 लाख आदमी हर साल इंडिया से माइग्रेट कर रहा है। तो वही आप वाली बात, आज मेरा एम्प्लॉई है जो कि 8-10 हज़ार रुपये महीने का लेता है, उसके लिए सरकार ने ESI रखी हुई है, PF रखा हुआ है, आपके लिए कुछ रखा हुआ है? मैं 100 करोड़ का धंधा करता हूँ, टैक्स देता हूँ, IT देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, बट इफ टुमारो आई डाई, इट विल नॉट हैपन, आई नो व्हाट इज देयर, नोबडी इज गोइंग टू कम टू मी। मेरे को कोई हॉस्पिटल में 1 रुपए की एड नहीं है, तो वाई? इवन अगर आप ESI भी दे रहे हो ना, हाँ। ये ESI पे भी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है। आप देखो ESI देने वाले को भाई आप अपने जो हायर अथॉरिटी, हायर जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी ESI नहीं है ना, एक अबव 21,000 से ज्यादा ESI नहीं है। अब वो अगर मान लो 30,000 वाले का कुछ कोई समस्या हो गई फिर क्या करेगा वो? आपसे ही मांगेगा, सेठ जी लाओ क्या करूं बताओ। उसका स्लैब बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। नहीं स्लैब मत भी बढ़े, कार्ड होना चाहिए गवर्नमेंट का। भाई आप पहले तो मैं आप ESI की बात कर रहे थे, ESI पे गवर्नमेंट के पास में कम से कम 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़। आप डॉक्टरों को लिंक कर दो भाई, डॉक्टर्स को मैंडेटरी हो प्रैक्टिस, आपको 4 घंटे यहां और 4 घंटे आपकी प्राइवेट। बिल्कुल, अरे तो प्राइवेट में बैठा हुआ आदमी, तो सिस्टम बिगड़ा हुआ है और गवर्नमेंट का कंट्रोल धीरे धीरे हो सकता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, स्किल मैन पावर मैं आप सपोर्ट करो। आपके पास वो स्किल मिशन चल रहा है, लाखों करोड़ का उसका गवर्नमेंट का बजट, 24,000। आप अगर ये बोलो कि भाई आपके यहां 500 आदमी काम करते हैं, अप टू 10% लोगों को आप ट्रेन करो और गवर्नमेंट उनको एक सर्टन 3,000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से इंसेंटिव आपको फैक्ट्री को दे देगी, तो आप नए लोगों को भी तैयार करोगे। लोगों को मैन पावर, भाई इंडस्ट्री की मैन पावर ट्रेनिंग हम दे सकते हैं, हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट नहीं दे सकती। तो पहली चीज तो स्किल मैन पावर है। दूसरी चीज क्या है कि मैंने ERP की बात करी, मैंने और कोई नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन से, आप चाइना से कॉम्पिटिशन है, चाइना पे मशीनें, फैक्ट्रियां होती है कि किलोमीटर लंबी है। आप फैक्ट्री लगाओगे तो आपके यहाँ नॉर्म्स जैसे आप कुछ भी इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर नहीं सकते। हमारे को कस्टमर ने कहा कि आप ये ऑलिवुड कर सकते हो, मैंने हाँ सब कर सकते हैं। हमने एक कंटेनर मंगा लिया, ऑलिवुड पता चला इंडिया में नहीं होगी। हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में संजय अग्रवाल जी IAS ऑफिसर, हेड ऑफ द सेक्रेटरी उस डिपार्टमेंट के, मेरे नोन कुछ नहीं कर पाए। बोले भाई ये स्ट्रिंजेंट लॉ है। अब आप समझो चाइना होता, मैं 1 मिनट ले रहा हूं, चाइना होता तो चाइना में क्या है कि आप कुछ भी इंपोर्ट करो और कुछ भी एक्सपोर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम वो तो काम कर रहे हैं कि भाई चाइना जैसे बने, लेकिन चाइना ने जो पॉलिसी अडॉप्ट करी हुई है उस पर हमें आना होगा, लिबरलाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा हर चीज। आपका कंट्रोल है अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है, लेकिन मेरा अगर इंपोर्टर, मेरा जो कस्टमर है अमेरिका का, वो मांग रहा है तो मैं कहां से लाऊंगा उस हॉलीवुड को? इधर आई विल लूज रेवेन्यू। यस, तो दैट इज मतलब वन थिंग विल I'll come एक one point I have. I think India is one of those countries where domestic electricity is cheaper than industrialist. हमारी जो हम सरकार बोल रही है आप इंडस्ट्री बढ़ाओ, काम करो, धंधा करो, भाई हमारी बिजली सस्ती करो ना। कोई ऐसा देश नहीं है, इमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमी नहीं है जहां पर घर की बिजली सस्ती है और इंडस्ट्री की महंगी है। हमारा घर का ब्याज भी सस्ता है और फैक्ट्री का महंगा है। ये सब चीजें थोड़ी सी, मुझे लगता है कि ये हमारी बात शायद अगले बजट तक पहुंच पाएगी इन लोगों के पास, लेकिन नेक्स्ट टाइम वी वुड ट्राई टू सेंड दिस मैसेज एज अर्ली एज पॉसिबल। यहाँ साथ हो सकता है
अभी तक सरकार भी इस विषय में सोच रही हो। मैं बताऊं, जैसे कुलदीप जी कह रहे थे अभी कि बिजली है, यही इंडस्ट्री होटल पर भी लागू होती है। हाँ जी। बजट इंडस्ट्री को हम लेके चलते हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं हम सोलर एनर्जी का यूज करें, पावर का कंजप्शन कम करें, लेकिन सब्सिडी अगर सोलर हम लगाते हैं तो घर के लिए तो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन होटल के लिए कोई आज solar दिल्ली की कोई भी हमें फैसिलिटी नहीं। कल दिल्ली ने अनाउंसमेंट कर दिया है हाउस केजरीवाल जी ने कि आप घर पे सोलर लगाइए, आपकी बिजली फ्री। दीपक जी, आप क्या चाहते हैं कि क्या क्या वजह है सरकार की, जो आपकी लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से? क्योंकि मैं एक ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से हूँ, तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी हमारी समस्या क्या है ना कि हमें अभी उद्योग ही नहीं, हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को उद्योग ही नहीं मानते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उद्योग का दर्जा दिया जाए, क्योंकि अगर हम लोगों को, जैसे सारे व्यापारी हैं, जो भी व्यापार करता है वो उद्योग में जुड़ा होगा, या तो सर्विस प्रोवाइडर है या सेल परचेजर है, तो हम लोग भी तो एक सर्विस ही प्रोवाइड कराते हैं। और हम लोग अपने आप को, और आप लोगों ने कोविड पीरियड में देखा भी होगा, एक आर्थिक स्थिति की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। आज हम यहाँ बैठे बैठे आसाम की चाय बहुत इजीली पी लेते हैं, पर हमने इसके पीछे का नहीं, ये होता कैसे है, आसाम की चाय हम यहाँ पे पीते कैसे हैं। तो सब ट्रांसपोर्टेशन भी एक अहम हिस्सा है, और इसका हमें, हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो इसको एक तो इसको उद्योग से, उद्योग का हमें दर्जा दिया जाए, जिससे क्या होगा, हमें जो उद्योग की जो फैसिलिटी मिल रही थी, जैसे कि सस्ता लोन बात करता हूँ और चीज़ें, जैसे हम अपने व्यवसाय को बहुत डेवलप कर सकें, तो वो सब चीज़ें हमें मिल जाएंगी। सेकंड पॉइंट क्या है, ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत, वो हमारा जो एक्सपेंसेस होता है वो होता है डीजल और पेट्रोल। और ट्रांसपोर्ट के अलावा भी एक आम जनमानस में डीजल पेट्रोल का बहुत महत्व है। जैसे लोग कह रहे हैं कि अभी इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, उसको सालों लग जाएंगी। जैसे कि मोदी जी ने पहले बताया था कि साहब 1 लाख करोड़ हमारा ये रेवेन्यू हो जाएगा, फिर हम लोग एक टैक्स करेंगे, डीजल पेट्रोल को भी दायरे में लाएंगे। और अभी तक तो सुनते 3-4 साल 5 साल होती जा रही हैं। तो हमारा सबसे बड़ी मांग यही है कि एक तो डीजल पेट्रोल को इसके टैक्स, इसके जीएसटी के दायरे में लाया जाए, जिससे कम से कम नहीं तो 15 से 20% का डीजल पेट्रोल पर फर्क पड़ेगा। उससे एक आम जनता पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, और ट्रांसपोर्टरों पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और सेकेंडरी जो हमारा ये है कि हमें, हमारे जो व्यापार हैं, ट्रांसपोर्ट का व्यापार है, दिन पे दिन मतलब कोई इसमें आना नहीं चाहता। उसका एक कारण है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही है कि हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाती, हमारे ड्राइवरों को भी कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाती। तो उनके लिए रियायती दरों पे इंश्योरेंस हो गया, कुछ फैसिलिटी दी जाए, जो रात दिन एक कर करके हम लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाते हैं। रात भर जब सब लोग सोते हैं, हम लोग जाग करके उस समय को सदुपयोग करके दूसरी जगह सामान को पहुंचवाते हैं। तो हमें रियायती दरों पे सब्सिडी दी जाए, जिससे कि हमारे साथ भी लोग जुड़ें। आजकल हमें ड्राइवर्स नहीं मिलते हैं, ये नहीं सब नहीं मिलते हैं, तो उसका एक कारण है कि उन्हें कोई फैसिलिटी मिलती नहीं है। तो आप लोगों के माध्यम से यही हमारा निवेदन है कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे, और हमारे ट्रेड को भी एक उद्योग का दर्जा दिया जाए, और हमारे लोगों को एक फैसिलिटी दी जाए, जिससे हम लोग और बेटर कर सकें और समाज के लिए एक बेटर स्थान दे सकें। जी दीपक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि डीजल जो है वो जीएसटी के दायरे में आ जाए, लेकिन क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर है तो इसमें सेंट्रल के साथ साथ जो है ना स्टेट्स का भी अपना एक दखल है, और जब तक ये सब लोग मिल के राजी नहीं हो जाएंगे तब तक वो नहीं आ पाएगा, और शायद इसमें और समय लग सकता है। लेकिन आपने एक बात की कि आपको, मेरा ऐसा मानना है कि आपका जो उद्योग है, चाहे उसे उद्योग का दर्जा अभी तक मिला है या नहीं मिला है, मिलना ही चाहिए, लेकिन चाहे कोई भी व्यापार हो वो आपके उद्योग के बिना नहीं चल सकता। लॉजिस्टिक एक ऐसा सर्विस है जो सबको सपोर्ट करती है, सारे व्यापारों को सपोर्ट करती है। तो जीएसटी आने के बाद, जीएसटी से पहले और जीएसटी आने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी दुश्वारियां बढ़ी हैं, या क्या ऐसा रास्ते में गाड़ी को लेकर जो चेक पॉइंट खत्म हुए, तो जीएसटी आने के बाद क्या ट्रांसपोर्टर्स जो है वो खुश हैं, या जीएसटी से उन्हें कोई कष्ट हुआ है, या आप उसमें कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं जो आपको लगता है, हालांकि बजट में जीएसटी को लेकर इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं आते, लेकिन नीतिगत रूप से बजट में जीएसटी के कुछ अनाउंसमेंट जरूर किए जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जीएसटी को लेकर ट्रांसपोर्टर्स का क्या अपेक्षा है, क्या उम्मीद है कि ये चीज़ आ जाएगी तो ट्रांसपोर्ट और स्मूथ हो जाएगा? क्योंकि आपका अगर समय, मैंने एक स्टडी में पढ़ा कि अगर आधा घंटा समय भी कम होता है 4 घंटे की जर्नी में, तो व्यापार को बहुत फायदा होता है। तो आपका बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। इसमें क्या है ना, जीएसटी, जैसे जीएसटी से पहले वैट था जी,
तो बैठ के समय में ट्रांसपोर्टरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हर स्टेट की अपनी अलग अलग पॉलिसी होती थी और कई स्टेट से गुजर के जाना होता था हम लोगों को, तो उसके सारे सबके नॉर्म्स वो फॉलो करने पड़ते थे। और वो ऑन आपने व्यापारी ने कोई भी बिल डाला या कोई भी परचेज करी, कोई भी सेल करी, लेकिन हैंडल उसे कौन कर रहा है? वो वहाँ पे जो ड्राइवर है उसको हैंडल करना पड़ रहा है, जिसे जीएसटी का जी नहीं पता कि ये क्या होता है, उसको हैंडल करना पड़ रहा है वो सारी चीज़ें। लेकिन जीएसटी में आने के बाद काफ़ी इन सब चीज़ों में काफ़ी सुधार आया। पेपर वर्क बहुत बड़ा हम लोगों के लिए बड़ी समस्या हुई, क्योंकि एक हमारा व्यवसाय है, बहुत ही अनसेटल्ड व्यवसाय है कि हमारे यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमें लेबर से काम कराना होता है। और इस व्यवसाय के लिए तो हम लोगों को काफ़ी अकाउंटेंट्स और काफ़ी मतलब अपने आप को काफ़ी चेंजेस करना पड़ा, लेकिन उससे सहूलियत भी काफ़ी मिली हम लोगों को। और आज वैसे तो हमें रिवर्स चार्ज में हमें जीएसटी से बाहर ही रखा गया है हम लोगों को, लेकिन रास्ते में जो हमारे हरासमेंट होते थे कि आज बैट वालों ने उधर ने इनने रोक लिया उनने रोक लिया, वो काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी उसमें सुधार हुआ है। लेकिन साथ ही साथ कुछ जीएसटी जैसे डेली नॉर्म्स चेंज होने की वजह से जीएसटी में बार बार अमिटमेंट हो रहे हैं, बार बार चीज़ें चेंज हो रही हैं, उसकी वजह से दिक्कतें भी बहुत आ रही हैं, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट आजकल नई चीज़ों को समझना नहीं चाहता। वो ले जाकर के साहब इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ले जाकर के हम लोगों को ले जाकर के खड़ा कर देता है। और व्यापारी का और डिपार्टमेंट का आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। व्यापारी अपनी जगह कहता है और अपना डिपार्टमेंट अपनी जगह, तो उसमें ट्रांसपोर्ट का हरास काफ़ी होता है। तो आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे अमिटमेंट होते जा रहे हैं उन सब में भी अमिटमेंट होंगे, तो जीएसटी का बेनिफिट तो बहुत अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ अभी होना है। यानी जैसा कि कहा जाता है कि अगर शहर में एक पुल बनता है तो उस सड़क से उस एरिया के आसपास से जो लोग गुजरते हैं उनको परेशानियां होती हैं, है ना। लेकिन जब वो बन जाता है तो उसका लाभ भी वही लोग ले रहे होते हैं, क्योंकि उनको बहुत आसानी हो जाती है। इसी अपेक्षा के साथ लोग शायद ये सब शायद देश निर्माण हो रहा है, अगर हम इसको ऐसा कहें, तो उससे रिलेटेड जो छोटी मोटी परेशानियां हैं वो हमें शायद जो है आपस में देखनी होगी कि वो अगर हमने ये समय पार कर लिया तो अच्छे दिन भी हम भी इसी अपेक्षा से कार्यरत हैं कि जो अभी समस्याएं हैं ये आगे चल के और सही हो जाएंगे, अमिटमेंट हो जाएंगे इनमें, तो हम लोगों के लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमने जानने का प्रयास किया कि हमारे आगरा के इंडस्ट्रियलिस्ट यानी आगरा के उद्योग और व्यापार जगत की क्या अपेक्षा हैं, वो क्या चाहता है सरकार से। और सरकार भले ही अब समय कम है, 1 तारीख को बजट आने वाला है, लेकिन उसके बाद भी संभावनाएं रहती हैं। लोकसभा में हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो बात रखते हैं विभिन्न व्यवसाय और उद्योग जगत की बातों को, उसमें अमेंडमेंट भी करवाने का प्रयास होता है। तो हम सिलसिला जारी रखेंगे कि अपनी आगरा की आवाज़ मुखर हो, आगरा के उद्योग और व्यापार की आवाज़ हमारे जनप्रतिनिधि तक पहुँचे, हमारी सरकार तक पहुँचे, और जो हमारी अपेक्षाएं हैं और जो हमारी आकांक्षाएं हैं सरकार जन भावना के तहत रखते हुए उस पर कार्य करे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।